हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागतम है। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पढ़ाए जाने वाले टॉपिक राष्ट्रपति की सीरीज़ के भाग 4 में आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों इमरजेंसी पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में आपातकाल लागू कर सकता है और आपातकाल के समय में राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर्स दी गई है। हमें पता है कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं उन्हें कभी भी सामान्य परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात जब देश में हालात सामान्य नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति को आपात शक्तियों को प्रयोग करने की इजाज़त होती है। अब हम देखते हैं कि किन किन आर्टिकल्स में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियाँ दी गई है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तथा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। अब सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने यह पैदा होता है कि आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लागू होता है वह कब कब लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे संविधान में 3 कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है बाह्य आक्रमण, अर्थात जब कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषणा करने की इजाज़त है। इसी प्रकार से दूसरा है युद्ध में शामिल होना। अगर भारत स्वयं किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का अर्थ है कि जब देश की जनता अपने हाथों में शस्त्र उठा करके विद्रोह कर दे, यानी कि आर्मड रिबेलियन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। अब हम यह भी देखेंगे कि हमारे देश में ये तीनों स्थितियों का एक साथ होना जरूरी है या इनमें से कोई एक स्थिति होने पर भी राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए इन तीनों परिस्थितियों का एक साथ होना कतई ज़रूरी नहीं है। इसमें से यदि एक स्थिति भी पैदा हो जाती है तो भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू किया जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया 1962 में। 1962 में जब हमारे देश पर चीन ने आक्रमण किया था तो उस समय हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। और उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते थे वो होते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और दूसरी बार फिर जो है 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, दूसरी बार उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति होते थे श्री वी गिरी। और तीसरी बार आपातकाल लागू किया गया 1975 में। 1975 में हमारे देश का किसी देश के साथ ना तो युद्ध हुआ था और ना ही किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। इसको लागू करने का कारण था आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष शब्द आपको देखने में नया लग रहा होगा, लेकिन पहले हमारे देश के संविधान में आंतरिक असंतोष यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को ही रखा गया था। लेकिन बाद में एक जो 44वां अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, उसके द्वारा
इस आंतरिक असंतोष शब्द को हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके लिए अपनी मनमानी की तथा एक गलत कदम उठाया। तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद को उन्होंने रात को फ़ोन किया कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाए, और डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इसे मंत्रिमंडल की सिफारिश मानते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तो यह एक किस्म से इसका गलत फ़ायदा उठाया गया था। तभी आने वाली अगली सरकार ने इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की, और ये जो डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल की घोषणा की, इसे 26 जून 1975 को लागू किया गया, और इस दिन को हमारे देश के इतिहास में एक काले दिवस के रूप में माना जाता है। अतः इस गलती को सुधारने के लिए पास किया गया 44वां संशोधन, और 44वें संशोधन पास करके दो बातें हमारे संविधान में डाली गई। सबसे पहली बात तो यही है कि देश में ये जो है आंतरिक असंतोष के आधार पर नहीं, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाएगी। और दूसरे, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से ही नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल जब लिखित सलाह राष्ट्रपति को देगा, केवल तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब ये मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के समय ही हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को रखा गया। इसमें न केवल कैबिनेट शब्द को रखा गया, बल्कि इसे डिफाइन भी किया गया। आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट स्तरीय मंत्री जो होते हैं वो सभी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो ये था कि किस प्रकार से हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया। अब हम ये देखेंगे कि इस राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए संसद कितने समय में अनुमति प्रदान करती है। अगर हमारा राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है तो संसद को 1 माह के भीतर, कितना समय, 1 माह के भीतर संसद को अपनी अनुमति प्रदान करनी होती है। यदि संसद इसे अनुमति प्रदान नहीं करती है तो उसी दिन इस घोषणा की समाप्ति समझी जाती है जिस दिन संसद ने इसे अपनी अनुमति प्रदान नहीं की। और अनुमति भी किस प्रकार से, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। जब तक 2/3 सांसद दोनों सदनों के इसके पक्ष में नहीं होंगे तो इस प्रस्ताव को पारित नहीं समझा जाता है। देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो एक किस्म से देवदूत थे। उन्होंने बड़ी ही अग्रणीय सोच रखी, उनका दिमाग बहुत अग्रणीय रूप से काम करता था, और उन्होंने यह बात भी सोची कि मान लीजिए कि देश में आपात स्थिति लागू करने की ज़रूरत है और उस समय लोकसभा भंग हो गई है, लोकसभा मौजूद नहीं है, तब इसको अनुमति कौन देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का जो परमानेंट हाउस है, जो राज्यसभा है, वो अकेला ही इसे अनुमति प्रदान करेगा। लेकिन जब भी चुनाव संपन्न होंगे और नई लोकसभा का गठन होगा तो गठन होने के बाद लोकसभा भी उसे 1 महीने के अंदर अपनी अनुमति प्रदान करेगी। और फिर यह सिफारिश कितने दिन तक लागू रह सकती है? 6 माह तक यह लागू रह सकती है। और वैसे तो यह स्थिति अनंत काल तक लागू रह सकती है, लेकिन अनंत काल तक लागू रहने के लिए इसे हर 6 महीने के बाद संसद की अनुमति मिलना आवश्यक है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या क्या होता है। जब हमारे देश में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो फिर कौन कौन से प्रभाव जो है इसके ऊपर पड़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 358 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा तो ऐसे में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 359 में लिखा है कि बेशक से नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप ही निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि उनका निलंबन भी राष्ट्रपति एक घोषणा से करता है। पहली घोषणा से तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लागू करता है तथा दूसरी घोषणा से वह मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। और यहाँ पर आर्टिकल 358 में ही एक बात और भी स्पष्ट की गई है कि आर्टिकल 19 के तहत दिए गए हमारे मौलिक अधिकार अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन कब? दो स्थितियों में, जब बाह्य आक्रमण हो और भारत अपनी मर्जी से किसी युद्ध में शामिल हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 में दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 अपने आप ही निलंबित नहीं होगा। इन प्रभावों के साथ साथ आर्टिकल 250 कहता है कि राष्ट्रीय आपात लागू होने पर सभी राज्यों की सरकारों को जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची पर, वो उनका कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और राज्य सूची पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी। इस प्रकार से राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत राज्यों का जो कानून बनाने का अधिकार है वह भी समाप्त हो जाता है। अब हम सोचेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा भी हो गई, इसका प्रभाव भी हो गया, इसको अनुमति भी मिल गई, तो ये समाप्त कैसे होगा? चाहे तो राष्ट्रपति एक घोषणा करके इसके समाप्ति की घोषणा कर सकता है, या फिर दूसरे तरीक़ों से भी यह समाप्त हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा कर दी, लेकिन संसद ने उसे 1 महीने तक अनुमति प्रदान नहीं की, तो अनुमति न प्रदान करने की स्थिति में 1 माह के पश्चात राष्ट्रीय आपात स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यदि एक बार संसद ने उसे अनुमति प्रदान कर दी तो 6 महीने के लिए लागू होगा, और अगर दोबारा अनुमति प्रदान नहीं की तो 6 महीने बाद भी राष्ट्रीय आपात अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी एक तरीका है इनकी समाप्ति का कि यदि लोकसभा के कितने सदस्य? 1/10 सदस्य लोकसभा के स्पीकर के सामने ये प्रस्ताव लेकर आते हैं कि अब राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर देना चाहिए, तो लोकसभा एक घोषणा करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है तथा समापन की घोषणा के 14 दिन के अंदर राष्ट्रीय आपात अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे जो है राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति किन किन स्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तथा उसे किस प्रकार संसद की अनुमति मिलती है तथा उसका प्रभाव क्या होता है और उसका किस प्रकार से समापन होता है। और अब हम देखते हैं आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को लागू करने का केवल एक ही कारण है, और वो क्या है? राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी है उसका फेल होना। संवैधानिक मशीनरी का फेल होना, इसका अर्थ है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जाना। यदि उस राज्य में कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है। अभी आप कहोगे कि राष्ट्रपति तो दिल्ली में बैठा रहता है और वहाँ पर बैठे बैठे राष्ट्रपति को ये कैसे पता चल जाता है कि अमुक राज्य में
जो शासन है वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो इसके देखिए बहुत स्पष्ट सा कारण है। एक तो जो हमारा गृह मंत्रालय होता है, उस गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं और जिसमें से एक विभाग है राज्य विभाग। और राज्य विभाग के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वह हर 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति को उस राज्य की सूचना भेजता रहता है कि उन 15 दिनों के अंदर उस राज्य में कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, कितनी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, कितने महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। तो राज्यपाल हर 15 दिन में राष्ट्रपति को सूचित करता रहता है और उस सूचना के आधार पर ही वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और देखिए राज्यपाल को के द्वारा दी गई सूचना के ऊपर भी राष्ट्रपति को कतई निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत सारी एजेंसीज होती हैं और वो एजेंसी भी केंद्र सरकार को सूचना देती रहती है। एक लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के माध्यम से भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य के हालात को मालूम कर सकता है और उसके आधार पर भी वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसके कौन कौन से प्रभाव होंगे? सबसे पहले तो उस राज्य की जो विधानसभा है वह निलंबित हो जाएगी। विधानसभा निलंबित हो जाएगी। इसके साथ साथ ही वहाँ की जो राज्य सरकार है उसे बर्खास्त किया जा सकता है, और बर्खास्त ही नहीं बल्कि उसे भंग भी किया जा सकता है। ये सबसे पहला प्रभाव होगा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का। इसके अलावा जब यहाँ की विधानसभा भंग हो जाएगी, जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास चला जाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वहाँ के कानून बनाएगी, और न केवल कानून बनाएगी बल्कि बजट पास भी कौन करेगा? केंद्र सरकार, या जो संघ सरकार है वही उनके बजट पास भी करेगी। अब देखिए ऐसा क्यों है? तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल और है, वह है आर्टिकल 355। इस आर्टिकल 355 के तहत संघ सरकार की जिम्मेदारियां निश्चित की गई है, जिसमें 3 जिम्मेदारी आती हैं, वो केंद्र सरकार को देखनी होती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी तो इसमें क्या आएगी कि प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? संघ सरकार की है, कि किसी भी राज्य पर बाह्य आक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। और जो दूसरी जिम्मेदारी है वहाँ पर आंतरिक शांति बनाए रखना, यह भी संघ सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक राज्य में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी रखे। इसके अलावा तीसरा है संविधान की पालना सुनिश्चित करना। हाँ जी, संविधान की पालना सुनिश्चित करना भी संघ सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इन 3 कार्यों को करने के लिए ही वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल 365 के तहत जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सकती है। क्या जारी कर सकती है? निर्देश जारी कर सकती है कि आप ऐसा कीजिए, ये काम कीजिए, कोई भी निर्देश उनको दिया जा सकता है। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति शासन के प्रभाव हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन को संसद किस प्रकार से अनुमति प्रदान करेगी और कितने समय में प्रदान करेगी। तो राष्ट्रपति शासन को भी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उपस्थित व मतदान कर रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से कितने समय के अंदर? 2 माह के अंदर अनुमति मिलनी अनिवार्य है। अगर 2 माह के अंदर अनुमति नहीं मिल पाती है तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। और यह भी जान लीजिए कि ये कितने समय तक लागू रह सकती है। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। लेकिन
हम अपना इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पंजाब में यह लगातार 7 साल तक लागू रह चुका है। इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया आर्टिकल 356 के तहत, और जो है इसकी अवधि को 3 वर्ष निश्चित किया गया। पंजाब में यह 7 साल तक क्यों चलता रहा? क्योंकि हमें मालूम है कि पंजाब में आतंकवाद की स्थिति के कारण वहाँ की हालत बहुत नाजुक हो गई थी और वहाँ पर इलेक्शन करवाना संभव नहीं था, इसलिए वहाँ पर लगातार 7 साल तक राष्ट्रपति शासन चलता रहा। यहाँ पर इनको लागू करने के लिए 2 कंडीशन ज़रूरी है। उनमें से दोनों कौन सी हैं? सबसे पहले तो यह है कि यदि आर्टिकल 352 के तहत पहले से ही राज्य में राष्ट्रीय आपात लगा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और दूसरा, आर्टिकल 324 के तहत यदि हमारा चुनाव आयोग यह लिख कर दे देता है कि राज्य में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि इस समय वहां पर चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है और इसे जारी भी रखा जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं लगभग अधिकतर राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। यहाँ तक कि पूरे देश में लगभग 125 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। हमारे एक सांसद ने तो इसके बारे में कहा भी था कि जो ये आर्टिकल 356 है यह एक सबसे अधिक विवादित अनुच्छेद है। आप ऐसी व्यवस्था करके संघ सरकार के हाथ में राज्य सरकार की नकेल पकड़ा रहे हैं, क्योंकि अगर संघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को नापसंद करता है तो उसे किसी भी समय वहाँ पर संवैधानिक तंत्र के फेल होने का आरोप लगा करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकती है तथा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आर्टिकल 356 के बारे में कहा था कि यह क्या है, आर्टिकल 356 एक डेड लेटर है, अर्थात यह एक मृत कागज है और इसका प्रयोग कब होना चाहिए? इसका प्रयोग रेयर टू रेयरेस्ट मामलों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि किन किन राज्यों में इसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। तो सबसे अधिक बार जो राज्य हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वो है यूपी, क्योंकि यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। लेकिन हम सबसे लंबी अवधि की बात करेंगे कि सबसे अधिक लंबी अवधि तक किस राज्य में, तो वो है पंजाब, बल्कि हम कहेंगे कि पेप्सू में यह 2000 दिन तक लगातार लागू किया गया था। कितने दिन तक? 2000 दिन तक। 1953 में सबसे पहले पेप्सू में ही राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। इसका तत्कालीन नाम पेप्सू है, जिसका हम अगर पूरा नाम देखेंगे तो पूरा नाम है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ही 1953 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। हमारे यहाँ पर हरियाणा में भी इसको 3 बार लागू किया जा चुका है। लेकिन ऐसे राज्य भी है जहाँ पर आज तक भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा चुका है, और वो दोनों हैं तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा चुका है। यहाँ पर एक बात और भी आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देती हूँ कि संसद जब राष्ट्रपति शासन को अनुमति देती है तो इसके लिए दोनों सदनों का अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया जा सकता है। तो फिर वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 239 AA या फिर 239 AB। इसके तहत ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, 356 के तहत नहीं।
और अब हम देखते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। वित्तीय आपात के बारे में हम अपने संविधान को उठा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके बारे में हमारे संविधान में ज़्यादा विस्तृत रूप से जानकारी नहीं दी गई है। वित्तीय आपात केवल ऐसी स्थिति में लागू होता है जब हमारे देश की जो साख है वह गिर गई है, वह कमज़ोर हो गई है। जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमज़ोर हो जाए या फिर हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाए और देश की साख गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति को करने का अधिकार है। और जब वित्तीय आपात लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ते हैं? ऐसी स्थिति में हम जो न्यायाधीश है उनके वेतन को भी कम कर सकते हैं, उनके वेतन को काटा जा सकता है। इसी प्रकार जितने भी सरकारी प्राधिकारी तथा कर्मचारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों को भी काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन ये हमारे देश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज तक हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आई है कि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करने की ज़रूरत पड़ी हो, तो इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों के तीनों आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तथा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये आपात स्थिति अच्छी प्रकार से समझ में आ गई हैं तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।